नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लेजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है शम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर सटा। गाइज यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए कुछ AIATC का स्ट्रैटेजी लेकर के। देखो गाइज, अगर मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएंगे, किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलमोस्ट पता है। बट मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐड कर दे रहा हूँ जिनके बेसिस में आप लोगों की जो स्ट्रैटेजी है, जो तैयारी है, वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगी। राइट गाइज, हमेशा से हम लोग जब भी कभी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ आगे जाने के लिए ही सोचते हैं, लेकिन हम कभी देखते नहीं कि हम जितना आगे आ चुके हैं उसमें हमने क्या क्या चीज़ें अच्छी अचीव कर ली हैं। राइट सो गाइज, अब की जो स्ट्रैटेजी होगी और जो चीज़ें करनी है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। देखो गाइज, यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो कि जो आप लोगों का सिलेबस है, जो आप लोगों की चीज़ें वो बहुत ही ईजी हैं। राइट ईजी क्यों है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जस्ट लाइक फिजिक्स और मैथ्स, है ना। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स सुन करके ही डर लगने लग जाता है, लेकिन जो भी मैकेनिकल सूरमाज हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, सिविल सूरमाज हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। लगता है थोड़ा पतला हो गया, इसको थोड़ा और मोटा कर देते हैं। राइट फॉन्ट्स जो थिकनेस है वो थोड़ी सी पतली हो गई। राइट ओके, तो गाइज अगर मैं बात करूँ आप लोगों से फिजिक्स के बारे में, आई गेस आप देख रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं फिजिक्स के बारे में बात करता हूं तो फिजिक्स कुछ ऐसी चीज़ है जो आप सभी लोगों को पता है। एक्चुअली जितनी भी इंजीनियरिंग है वो बेस तो उसका फिजिक्स ही है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल की बात करो, सिविल की बात करो या फिर मैकेनिकल की बात करो। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ अपने आप को टाइमली बाइफोकेट कर देना है कि किस लेवल पे मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जो आप लोग सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, जितनी सारी चीज़ें पढ़ते हो, बस उसके बेसिक्स में चले जाना, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। स्ट्रैटेजी बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स को अगर आप लोग बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो सबसे पहले तो NCERT का सिलेबस उठा लो। राइट NCERT का सिलेबस उठा लो। जो 11th और 12th में आप लोगों का सिलेबस था, उस सिलेबस को तो भाई साहब आप लोगों को बिल्कुल ही फिंगर टिप्स में होना चाहिए। बिलीव मी, जिस दिन मैं आप लोगों से बात करूंगा कि NCERT का सिलेबस उठाना है, आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप समझ जाओगे। गाइज, जब भी कभी, मतलब ये मेरे साथ हुआ है, मे बी आपके साथ भी हुआ होगा। तो गाइज, जब मैं कभी 9th क्लास में था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर वापस से मुझे 8th क्लास पढ़ने को मिल जाए तो मैं तो बहुत सही तरीके से पढ़ लूंगा और बहुत अच्छे नंबर लेके आऊंगा, जितना मैं 8th क्लास में नहीं लेके आया था। जब मैं 12th क्लास में पहुंचा तो मुझे लगता था यार 12th क्लास कितनी टफ है, अगर मुझे 11th का मौका मिल जाए तो मैं तो फिर से बिल्कुल फाड़ दूंगा, बहुत अच्छे नंबर लेकर के आऊंगा। राइट जब मैं इंजीनियरिंग में आया तो इंजीनियरिंग करते समय मुझे ऐसा फील आने लग गया कि यार इंजीनियरिंग कितनी टफ है। हम लोग जब 12th में थे तो कितनी सारी चीज़ें थी जो सिंपल सिंपल थी। राइट तो गाइज, आज आप लोगों ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग सब कुछ करके रखा हुआ है और आज आप लोगों के पास एक ऑप्शन है जहां पर आप 11th 12th वाली चीज़ों को भी ले सकते हैं। थोड़ा सा लेवल अपन अच्छा कर लेंगे, लेकिन पढ़ना हमें यही है। तो ये तो दिमाग में से घबराहट निकाल दो कि सर ये बहुत टफ होने वाला है, बहुत इजी होने वाला है। आज मैं सिलेबस देख रहा था और मैं कह रहा था कि अगर ये मुझे मतलब पढ़ाना पड़ा तो मैं तो भाई साहब बहुत ही अलग लेवल पे पढ़ा दूंगा, बिकॉज चीज़ें बहुत ईजी हैं। राइट बहुत अच्छी हैं। तो आप लोगों को बता दूं, फिजिक्स के बारे में और मैथमेटिक्स के बारे में आप लोगों को बस सिंपली जो भी आप लोगों की चीज़ें हैं, राइट, वो आप लोगों को बननी चाहिए। तो मैथ्स और फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, NCERT का सिलेबस उठाना है। जैसे ही आप NCERT का सिलेबस उठाओगे, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें आप लोगों को शुरू में देखने के लिए मिलेंगी। राइट इवन मैंने तो वो भी देखा है यार, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, डायमेंशनल एनालिसिस, जिसको आज हम ऐसे चुटकियों में निकाल लेते हैं। लॉज इतने सिंपल सिंपल है। लॉ ऑफ इनर्शिया किसे नहीं बनता होगा कि अगर कोई बॉडी है जो चल रही है, वो मोशन में है और वो मोशन में ही रहना चाहती है, इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई बॉडी है जो रेस्ट पे है, वो रेस्ट में रहना चाहती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। राइट इस तरह सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। उसमें थोड़े से क्वेश्चंस अच्छे बनेंगे। क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। लेकिन सबसे पहले सिलेबस को ले लेना, सिलेबस को लेकर के पूरी प्रॉपर एक नोट्स बना लेना। और जैसे आप लोग नोट्स बनाओगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मोर देन 20 टॉपिक्स, मैं बोल देता हूँ 20 to 22, राइट लगा 20 से 22 टॉपिक्स हैं ऐसे जो आप लोगों को पढ़ने हैं, फिजिक्स और मैथ्स दोनों में। राइट 20 से 22 टॉपिक जब भी कभी आप लोगों को मिल रहे हैं, इसमें से मैं गारंटी लिख करके दे रहा हूं 10 टॉपिक्स ईच। हर टॉपिक पे, मतलब हर सब्जेक्ट पे, दोनों सब्जेक्ट की बात करूं मैं तो 10 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप लोगों को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर पढ़ना भी है तो बहुत इजी तरीके से हाफ टाइम में पढ़ सकते हो। राइट तो अगर मैं देखूं तो आप लोगों के पास कितना टाइम है, 60 डेज। ऐसा मान लेते हैं कि मेरे पास 60 डेज का टाइम है। अब मुझे 60 डेज में तैयारी करनी है। राइट तो गाइस, 60 डेज में तैयारी करने के लिए फिजिक्स और मैथ्स ही है, क्योंकि उसके अलावा इंग्लिश है, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जीके, जनरल नॉलेज के लिए कुछ ऐप्स वगैरह हैं वो
डाउनलोड कर लो। सबसे पहले तो अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लो। अलॉन्ग विद दैट अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर और तैयारी करनी है, तो जो आपका यूट्यूब चैनल है उसमें भी आप लोग ये जो जिसमें आप देख रहे हो सेशन, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो। साथ में आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो 60 डेज हैं, 60 डेज में अगर मैथ्स और फिजिक्स के बारे में बात करूं तो गाइज 30 डेज इज मोर देन इनफ। 30 डेज राइट, और 30 डेज मोर देन इनफ है फिजिक्स और मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। ये चीज़ आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूँ राइट। फिजिक्स और मैथ्स आप लोगों की जो पूरा सिलेबस है 30 डेज में आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। शुरू से भी पढ़ के करोगे तो भी हो जाएगा, फिर उसके बाद लास्ट के 30 डेज में आप लोगों को रिविजन करना है, ठीक है। तो पहले के 30 डेज में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 30 डेज में आप लोगों को फिजिक्स और मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, और रेस्ट के 30 डेज में आप लोगों का रिविजन शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग काफ़ी टाइम के बाद पढ़ेंगे। इजी तो है लेकिन भूल ना जाए, इसलिए आप लोगों को रिवीजन भी करते रहना है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और भी बता देता हूँ आप लोगों को, फिजिक्स मैथ्स के साथ जो जीके है, जीके को फ्रॉम डे 1 से लेकर के 60 डेज तक पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हिस्ट्री सब आने वाली है राइट। तो अब यार इसके लिए तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ जिसको आप कर सकते हैं। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है। किसी भी स्टेट का एग्जाम उठा लो, किसी भी सेंट्रल का एग्जाम उठा लो, चलो अगर मैं यूपीएससी की भी बात कर लूँ, हर किसी के पेपर्स अवेलेबल हैं राइट। क्या करो, लास्ट 20 ईयर्स के पेपर्स को उठा लो राइट। नॉन टेक के लिए बता रहा हूँ राइट, लास्ट 20 ईयर्स के पेपर्स, और उन पेपर्स को सॉल्व करना शुरू कर दो। आई गारंटी उसमें से 70% आपका हू बहू क्वेश्चन आने वाले हैं, हू बहू। सोचो जो लास्ट 20 साल से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री में, जो स्टैटिक डेटा है जो आप बदल नहीं सकता भाई, जो हो गया पास्ट में वो क्या बदलोगे राइट। तुम्हें बस उसको रिवाइज करना है। तुम्हें लास्ट 20 ईयर्स में जो भी सब्जेक्ट हैं उनके तुम्हें ये चीज़ पता चल जाएगी कि भाई इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वैसे वैसे आप लोग आंसर देते रहे हुए चले जाना राइट। तो जैसे आप लोगों को पता चलेगा तो आप ये फ्रॉम डे 1 स्टार्ट कर दो। जनरल नॉलेज में आप लोगों को अगर करंट अफेयर्स पढ़नी है तो करंट अफेयर्स को ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री या फिर जो पास्ट टर्म्स हैं जो जीके के हैं उससे कनेक्ट करके पढ़ना। उससे आपको अभी पता चलेगा कि भाई कुछ चीज़ पहले शुरू हुई थी जो अब खत्म हो रही है, कुछ चीज़ अभी स्टार्ट हुई है जो आगे जाके खत्म होगी, कुछ चीज़ें आप लोगों को जो मिलेंगी वो आप लोगों को इसमें एआई में देखने के लिए मिलेगा। पेपर बहुत सिंपल होता है, बस सब लोग जो मतलब माथ खा जाते हैं वो फिजिक्स और मैथ्स में खा जाते हैं। तो फिजिक्स और मैथ्स आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी का सिलेबस उठाओ, सिलेबस को देखो, तुम लोगों से बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, कुछ चीज़ों को रिवाइज करना है। मैथ्स के लिए मैंने सोचा है कि आप लोगों को वो दे दूंगा मैं सॉल्यूशन, मतलब मैंने एक हैंड रिटन नोट्स बनाई है मैथमेटिक्स की, जिसमें मैंने बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं सारे के सारे राइट। तो उन फॉर्मूलों को रिवाइज करना शुरू कर दो, मैं भेज दूंगा, तो आप लोग उसको मतलब कॉमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। मैं बता दूंगा कहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो गाइज वहां पर आप लोगों को वो नोट्स मिल जाएंगी, उसके प्रिंट आउट निकाल लो, उस प्रिंट आउट को पढ़ना शुरू कर दो राइट। 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। नहीं भी हो रहा है जाके दीवार में चिपका लेना सारी चीजें, तो आप लोग आते चलते फिरते आप लोगों को फॉर्मूले रिवाइज होते रह जाएंगे राइट। तो आप ये वाली चीज कर सकते हैं। प्लस उसके साथ गाइज अगर आप लोगों को और भी लगता है कि 60 डेज में और क्या क्या तैयारी करनी है, तो गाइज आप लोग ना कुछ ऐसे प्लान बनाना। 60 डेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं 8 वीक्स राइट। आप सभी लोगों को पता है 8 वीक्स, ठीक है। 8 वीक्स में देखा जाए तो एटलीस्ट 8 संडेज तो आएंगे, एटलीस्ट क्या 8 ही आएंगे भाई साहब राइट। तो 8 संडेज भी आप लोगों के आने वाले हैं। तो अगर 8 संडे आएंगे तो 8 रविवार को आप लोगों को क्या करना है, सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट करना है राइट। मतलब यहाँ पर टेस्ट देना शुरू कर दो, तो हर हफ्ते तुम्हें ये पता चलने लग जाएगा कि मुझे कितनी सारी चीजें बनने लग गई हैं राइट। जो मैंने बोला था ना कि हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, देखे तो सही क्या क्या बन रहा है राइट। तो 8 वीक आएंगे, 8 टेस्ट देना शुरू कर दो राइट। 8 वीक आएंगे, हर वीक का एक प्लान बना लो कि तुम लोगों की हर सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट्स रेडी होनी चाहिए राइट। 8 वीक्स हैं, 8 शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। अब बोलोगे सर 8 शॉर्ट नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, मैं तो इस तरीके से इजीली कर सकता हूँ। 8 शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब ये होता है गाइस कि जिस तरीके से तुम जब भी कभी पढ़ोगे ना तो एक एक हफ्ते की शॉर्ट नोट बनाते हुए चले जाना राइट। 8 वीक है, 8 वीक होंगे ना 2 महीने में, 8 वीक है, 8 शॉर्ट नोट्स बना लेना, 8 सेट बनेंगे राइट। उन सभी को इकट्ठा कर लोगे, तुम्हारी प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बन चुकी होंगी, और उन शॉर्ट नोट्स में तुम्हारी सब कुछ लिखा होगा राइट। वो सारी चीजें लिखना, खुद की नोट्स बनाना, और इसके साथ एक चीज और करना,
अगर तुम लोगों को लगता है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स तुम्हारी अच्छी हो रही है, राइट, तो और उसको थोड़ा सा और अच्छा करना चाहते हो, तो भाई साहब आप लोगों को पता है आप लोगों ने कौन से RS अग्रवाल लगाई है, RD शर्मा लगाई होगी मैथमेटिक्स के लिए कभी, है ना। तो अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। अगर इससे भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, टेस्ट सीरीज वगैरह जितनी भी हैं उनकी ज्वाइन कर लेना, उससे भी काम हो जाएगा। RD शर्मा आप लोगों की मैथ्स की काफ़ी अच्छी रेफरेंस बुक है जिसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब एक ही टॉपिक पे 100 क्वेश्चंस दिए होंगे तो तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिवीजन में मदद मिलेगी। एक टॉपिक पढ़ो, उसके 5, 10, 15 क्वेश्चंस लगा लो, राइट। तो गाइस इस तरीके से तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि सर तैयारी तो करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ भी आ जा रही है कि सर AI पढ़ना है, इतनी सारी चीज़ें, इसमें और क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए सर ये सारी चीज़ें तो पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि हमें अगर कोई समझा दे, जैसे मुझे बहुत सारे मेरे सूरमास बोलते हैं कि सर आप एक लाइन भी बोलोगे ना तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग उतनी हो जाती है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को कोई समझा दे, राइट, कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से समझा दे, अब सिंपल से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रिक्शन का, राइट, फ्रिक्शन का। अब फ्रिक्शन के लिए ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि ये जो आप लोगों का फ्रिक्शन के लिए ये बॉडी रखी हुई है, राइट, अब फ्रिक्शन इसमें लगना कब शुरू होगा, लगना कब शुरू होगा, राइट। तो ये लगना कब शुरू होगा, जब आप यहां पर एक्शन दोगे। फ्रिक्शन इज अ रिएक्टिव फोर्स, फ्रिक्शन ऐसा नहीं जो एक्टिव है, ना ना ना, इट इज अ रिएक्टिव फोर्स। कई बार तुम लोगों से पूछ लिया जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। अब जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे लोग बोलने लग जाते हैं सर नॉर्मल लोड के ऊपर करता है, सर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर करता है ना। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ रफनेस के ऊपर डिपेंड करता है। किसकी रफनेस, सरफेस की रफनेस, राइट, रफनेस किसकी, सरफेस की। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा अरे सर ये कैसे हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, F इक्वल टू म्यू एन पढ़ा हुआ है, सारी चीजें आप लोगों ने। मेरे लाल जब तुमने F इक्वल टू म्यू एन पढ़ा तो जो तुम नॉर्मल लोड और इन सब के बारे में बात कर रहे हो, तो नॉर्मल लोड के ऊपर और वेट ऑफ द बॉडी के ऊपर तुम्हारा क्या डिपेंड करेगा, तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स F डिपेंड करेगा। There is a difference between this friction force और coefficient of friction, right? फ्रिक्शन फोर्स और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये क्या होता है, F इक्वल्स टू म्यू, राइट। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करते हो, ये है क्या, सिर्फ और सिर्फ म्यू, राइट। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस रफनेस के ऊपर। और ये जो तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स है, अब ये डिपेंड करता है तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल लोड के ऊपर, जो तुम्हारा यहां से लग रहा होता है ऐसा n, राइट। तो ये छोटी छोटी से नुआंसेस हैं जो हर किसी को मतलब पता होते हैं, लेकिन फिर भी रिवाइज हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर तुम इस तरीके से पूरी चीज़ें रिवाइज करना चाहते हो फिजिक्स की सारी चीज़ों की, तो गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को बता भी दूं, देखो ये सिर्फ उसके लिए है जो सच में तैयारी करना चाहता है इन 60 डेज कि आप लोगों को ज़बरदस्ती तैयारी मिल जाए, राइट। तो इसके लिए गाइज आप जा सकते हो, आप लोग यहाँ पर मैंने खोल के भी रखा हुआ था, इस बैच के बारे में मैं देख रहा था। गाइज यहाँ पर आप जैसे ही जाओगे तो अड्डा 24/7 मिल जाएगा, राइट। अड्डा 24/7 पर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ऑल कोर्सेज के अंदर जैसे ही आप जाते हो तो ये देखो यहाँ पर गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज है, राइट। यहाँ पर जाके के यहाँ पर AI लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे आप लोगों को ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। इस बैच में गाइज आप लोगों को सब कुछ मिलने वाला है, फिजिक्स भी मिलेगी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो डिस्क्रिप्शन में, राइट। ये हाँ, राइट, ये देखो सिलेबस टू बी कवर्ड, राइट। अब सिलेबस टू बी कवर्ड में क्या क्या है, देखो फिजिक्स है, मैथ्स है, जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है। पढ़ाने के लिए मैं हूँ, RK सर हैं, रजत सर हैं, कीर्ति मैम हैं, अभिषेक सर हैं, अक्षता मैम हैं, कितने सारे लोग जिसको पढ़ा सकते हैं, राइट। तो मतलब अगर देखा जाए तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इन सभी को कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इस बैच में इंटरेस्टेड हो तो जा जरूर सकते हो और ले सकते हो। कोड आप लोगों को पता है, दैट इज Y166, Y166 लगाएं और अपने सपनों को साकार करें, राइट। दिस इज नॉट माई कोड, दिस इज योर कोड। और गाइज इसी कोड में ही आप लोगों को मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। कुछ भी कर लो, कोई कुछ भी कहे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ इसी चीज में मिलेगा, राइट।
क्या होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को इसी चीज़ में मिलेगा, दैट इज़ Y166 में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है जो मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। इस बैच का प्राइस जो 9,999 रखा गया, ये इतना है नहीं एक्चुअली में। अगर तुम इसमें व्यू ऑफर में जाते हो और व्यू ऑफर में यहाँ पर कोड लगाते हो, कोड आप सभी लोगों को पता है, दैट इज़ Y166, Y166, राइट। जैसे ही तुम इसको अप्लाई करोगे, यहाँ पर ये जो प्राइस है इसकी 2200 रुपीज़ का हो जाता है, राइट। इसको तुम देख सकते हो, कोड मैंने लगाया Y166, यही लगाना है आप लोगों को, राइट। और यहाँ पर आप लोगों को 2200 रुपीज़ का, 2299 का आप लोगों को ये बैच पड़ जाता है, राइट। इसमें आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मैं नोट्स भी अपनी प्रोवाइड करा दूंगा, हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगा, राइट। आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है उनकी सीरीज़ भी प्रोवाइड करा दूंगा, साथ में जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो भी आप लोगों के क्लियर करा दूंगा, इंग्लिश भी, जनरल इंटेलिजेंस भी, जीके भी, मतलब हर चीज़ आप लोगों को अगर सिर्फ इतने में ही मिली जा रही है तो फ़ायदे का ही सौदा है, और सौदा फ़ायदे का ही होना चाहिए, राइट। तो आप लोग जा सकते हैं इस बैच में, खुद को इनरोल करें, तैयारी करें। 23 जून से क्लासेस शुरू होने वाली हैं, सो तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी है, सिलेक्शन लेना है, मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी जैसी जगह पे काम करना है, राइट। तो चलो गाइज, फिर ये इन्फॉर्मेशन थी, ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें, राइट। एनसीईआरटी के सिलेबस को देखें, कोड याद रखें Y166। जहाँ भी अगर आप महापैक लेते हैं तो महापैक से बेस्ट तो कुछ नहीं होता, राइट। तो महापैक लेते हैं उसमें भी Y166 लग जाता है, कोई भी आप इस तरह नॉर्मल बैच लेते हैं उसमें भी Y166 लग जाता है। तो जहाँ पर भी आप जाओ Y166 लगाओ और जा करके अपने आप को एनरोल करो। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।